હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમ શાંતિ વિદ્યાલય મોરબી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મારું નામ છે ઝાલા ભાવનાબા, સબ્જેક્ટ હિન્દી. જેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કક્ષા 9માં પાઠ 12 એટલે કે ગદ્ય 12 રાની, જેના લેખક છે મહાદેવી વર્મા, તેના ભાગ 1 વિશે આપણે અગાઉ અભ્યાસ કરી લીધો હતો. આજે આપણે ભાગ 2 એટલે કે પેજ નંબર 50 ઉપરનો અભ્યાસ કરીશું. બરામદા ઘોડે બાંધને કે લીએ તો બના નહીં થા, એટલે કે જે ઘરનું આંગણું તો ઘોડાને બાંધવા માટે નહોતું બન્યું. અતઃ ઉસકી દીવાર મેં એક ખુલ્લી અલમારી ઓર કઈ આતે તાક થે, એટલે કે એના દિવાલ ઉપર એક કબાટ જેવું હોય છે અને એક દરવાજો લગાવેલો છે. उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा. અહીંયાથી જ એનો પરિવાર स्थापित થઈ ગયો. रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखकर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हीन हीनाने लगती थी. થોડાક જ દિવસમાં આ બાળકો તેની સાથે મૈત્રી કરી લે છે. फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ. પછી એનો ઘોડેસવારીનો કાર્યક્રમ આરંભ થાય છે. मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई. मारा અને બેન માટે एक नानकड़ी जीन खरीदवामां आवे छे. भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था. भाई माटे एक चामड़ानी जीन बनाववामां आवे छे जेमां पड़वानो बीक होती नहीं. बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छूटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता. वारंवार चबूतरा पासे अमने लई जईने घोड़ा पर सवारी करीने छूटन अमारी साथे दौड़तो. सबेरे भाई बहन घूमते और स्कूल के लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता. सांजे ज्यारे अमे स्कूलथी छूटी त्यारे संध्याना समये आ कार्यक्रम पाछो थतो. परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी. परंतु आटली सवारी में हमने संतोष थतो नहीं. अस्तंबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न था. अस्तंबल ने अंदर रानी ऊपर बेसे छतां पण ए लोकोने संतोष हतो नहीं. अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे. बपोरना समये रानीने खोलीने लई आवे छे अने पोतानी इच्छा छे पूरी करे छे. यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती. ताज रानी इन्हीं आ प्रवृत्तियों थी खुश थती. वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है. यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अजारक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती. वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है. अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं. एना माटे बधा एक हता. निकी रानी की पूंछ से झूलने लगता था. रोज ही इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो. आ बाळको एना पीठ पर एवी रीते बेहता जाणे कि मोर सिंहासन पर बैठो होय तेवो. रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी. रानी हमारे बधाईनी शक्ति जानती थी. उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी. परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली सोटी उसके पैरों में मार दी. एक बार हूँ बैठी हुई थी त्यारे मारो भाईजी ने पग में सोटी मारे छे. चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी. इन्हें कहीं वागवानी तो बीक नहोती, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया. परंतु खबर नहीं इना स्वाभिमान ने कहीं चोट लगी हुई और दुखद स्मृति उभर आई. वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब
ઉસે પકડ બાંધ રખને કા સંકલ્પ કિયો હો. આ બધું એને પકડતું કેમ હોય, પકડી રાખવા માગતું હોય એવી રીતે લાગે છે. કુછ દૂર મેને અપને આપ કો ઉસ ઉડન ખટોલે પર સંભાળા. થોડી વાર તો એ પોતાને સંભાળે છે, પરંતુ ગિરના તો નિશ્ચિત था, પરંતુ પડવું તો નિશ્ચિત હતું. मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चित खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो. પછી ઊભી રહી જાય છે. साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े, फिर बहुत दिनों तक मुझे बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा. स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी और मेरे आंख से आंसू आ गए. રાણીને જોવે છે તો ઘોડો હણહણવા લાગે છે અને એના આંખમાંથી આંસू निकली જાય છે. एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे. એકવાર ભાઈના જન્મદિવસે એના નાની છે એને સોનાના કડા આપે છે. सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़े, पेज नंबर 51 पर, आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे. कोई पण नवा कपड़ा અને આભૂષણો પહેરાવીને રાનીને દેખાડવા જતા. सुंदर छोटे छोटे सिर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया. રાનીની કાનમાં પહેરાવી દે છે. फिर हम सब खेल में कड़ों के भूल गए. પછી રમતા રમતા કડાને ભૂલી જાય છે. संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला. परंतु क्यांय कड़ा મળતા होता નથી. रानी अपने कानों को खूरों से खोदती और हिनहिनाने रही. रानी છે એના પગથી खोदे છે અને हणहणावे છે. अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया. उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया. ત્યાં માટી લાગેલી હોય છે એટલે એને હટાવવા માટે આદેશ આપે છે. किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे. कोके यहाँ ઊંડો ખાડો કરીને કડા ત્યાં દાટી દીધા હોય છે. दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई. दंड तो કોઈને નથી મળતો, પરંતુ રાનીનું સ્થાન ઊંચું થઈ ગયું હવે ઘરમાં. एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है. एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा. જ્યાં ઉઠીને જોવે છે તો રાણી પાસે એક નાનકડું બચ્ચું હોય છે. यह कहाँ था, आ क्या હતું कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था. બાળકો પ્રશ્ન કરી કરીને રામાને થકવાડી દે છે. અંતે રાના કહે છે, એનો જે દેખરેખવાળો હોય છે એ કહે છે થાકીને રામા કે આ બચ્ચું છે એના પેટમાં અત્યાર સુધી ઘાસચારો ખાઈને સૂતું હતું. भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया. बाळको पूछे छे कि हजी छे? तो रामा माथું हलावीने हाँ कही दे छे. अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी. ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं. कोई काम पण નથી આવતા અને રાનીની પેટમાં પડ્યા રહે છે ખાઈ પીને. भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले. तब बचे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी. પછી કહે છે કે હાલો આપણે હજી રાણીનું પેટ ચીરીને બીજું બચ્ચું કાઢી લઈ. એ બચ્ચા ઉપર મારા નાના ભાઈ બહેન બેસે ને હું તો રાની અને રાની છે એ મારી સેવામાં રહેશે. प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया. પછી એક બપોરે ચાકુ લઈને આવે છે. एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया. आखिर हम रानी का पेट सीएंगे कैसे? પછી કહે છે કાપી તો લઈશું પણ રાણીનું પેટ છે એ સીવશું કેવી રીતે? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था. माँ પાસે એક નાનકડી સુઈ હતી, એનાથી તો સીવું અસંભવ હતું. टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी. એટલે એમ કહે છે કે રાના પેલો સુઈઓ રાખતો હતો, यहाँ तो हमारी पहुँच नहीं थी. कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव. પછી થોડાક દિવસમાં રાણીનું બચ્ચું મોટું થઈ જાય છે. પછી કહે છે કે હવે અમને પેટમાં રહેલા બીજા જીવની વાત તેઓ ભૂલી ગયા છે. તો
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો 12મો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. થેન્ક યુ.